सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन में हम जैसे जानते हैं दो तीन चीज़ें, बेसिक चीज़ें। अभी इसमें ना एक बार ना कहानी का माहौल समझ लिया अगर आपने, आपको चीज़ें थोड़ा रिलेटिवली जल्दी समझ आएंगी, याद नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा फालतू का लोड लेके मैं चलना, मुझे याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, नहीं याद होगा। आप पार्टी में गए हो, आपको 25-30 लोगों से इंट्रोड्यूस करा दूंगा मैं आज, आपको नाम याद नहीं होंगे। और एक तरह से ये आने वाले चैप्टर्स की एक शुरुआत है। आने वाले चैप्टर्स में क्या दिखेगा? ठीक है, हमारे पास 3 ही टॉपिक है चैप्टर 1 में। और अगेन आपको चाहता हूँ बताना कि ना, जब आप पढ़ लोगे तो आपको बता देगा, सिर्फ 20-25 मिनट के टॉपिक होते हैं सारे सारे मिला के। तो मोडर्निटी से ऑन सोशल चेंज यूरोप में कैसे है, जिससे सोशो एमर्ज हुई, है ना। और सब्जेक्ट का स्कोप क्या क्या है? सब्जेक्ट जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना, दिमाग में डालने का शब्द हमने ये। और कॉमन सेंस से कैसे ये अलग है सोशोलॉजी हमारी। अब एक बात यहीं पर इसी पेज पे मैं चाहता हूं एक बार समराइज करना कि सोशल चेंजेस, मल्टीपल तरह की रेवोल्यूशंस आ रही हैं हमारे समाज में। उन रेवोल्यूशंस में से अगर हम देखें, कुछ है हमारी फिलोसॉफिकल, या फिर उसको अगर लिखना ही है अगर हाई फाई वर्ड्स में, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन लिख देते हैं। नए नए तरह के थिंकर्स आ रहे हैं, विचारक आ रहे हैं, जिनके नाम हम धीरे धीरे याद करते रहेंगे। वो विचारक आ रहे हैं, जनता को चाहते हैं कि एक बार अवेयर करना, भाई जागो, क्या कर रहे हो, राजा के खिलाफ खड़े होते हैं, अपने अपने हक को डिमांड करते हैं। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन आ रही है, और उस इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन के चलते लोग थोड़ा थोड़ा जानना शुरू हो रहे हैं, अपने हक के बारे में अवेयर हो रहे हैं, और राजा के खिलाफ एक दिन खड़े हो जाएंगे। एंड एक पैरेलली एक रेवोल्यूशन चली हुई है इंडस्ट्रियल, जिसमें लोग अमीर हो रहे हैं, प्रॉस्परस हो रहे हैं। एंड अमीर प्रॉस्पेरिटी के बियॉन्ड अब कुछ ऐसे लोग थे जो गांव में, खेतों में, खलिहानों में काम करते थे। अब खेत खलिहान में इतनी जॉब बची नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वहां पे मशीनें काम करना शुरू हो चुकी हैं, और लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वो अब उनको मजबूर भी हैं शहर जाके काम करने के लिए। शहर जाके काम करेंगे तो शहर में, गाँव में ना ऐसा था कि कोई भूखा नहीं मर रहा, तो कि कुछ ना कुछ उगा के कुछ खा रहे हैं, है ना। तो अब जब वो शहर जाएंगे तो पहली बार वो भूखमरी से मरना शुरू होते हैं, पहली बार वो गरीबी महसूस करते हैं, जो बहुत से वर्कर्स आएंगे। और उसके बाद वो वहां पे पॉल्यूशन को विटनेस करते हैं, पहली बार पॉवर्टी, पॉल्यूशन, एंड एक तरह से अगर देखें एब्सोल्यूट हंगर विटनेस करते हैं। कि वहां पर अगल बगल पड़ोसी में कुछ कभी खिला देता है मेरे पास, अगर मेरे कोई फसल खराब भी हो गई, ये वो एक्सेट्रा। एब्सोल्यूट सेंस में वो अब डिप्राइव्ड फील करते हैं कि हाँ भाई, मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं है ना। और ये जो पॉवर्टी, पॉल्यूशन, जो 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 लैक ऑफ ब्रदरहुड था, वो थोड़ा गायब है। मैं अकेला हूं यहाँ पर, मुझे मेरा पड़ोसी जानता नहीं है। वर्क जो है बहुत ज्यादा मैडनिंग है, मैडनिंग वर्क है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा, मैं गुजारा लायक मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसीलिए जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कुछ अगर फायदे हो रहे हैं, तो बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं सोसाइटल लेवल पर। सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी, पॉल्यूशन एंड लोनलीनेस बीइंग वन ऑफ देम, है ना। तो ये 3 जो है, इसमें से ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि लोग अकेले पड़ गए एकदम से। एंड उसके बाद इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट आएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जिसको हम पॉलिटिकल रेवोल्यूशन बोलते हैं। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन चल रही है पूरे यूरोप में, चल रही है छोटी बड़ी, क्योंकि आइडियाज तो स्प्रेड हो ही रही है ना। एक आएगा इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट आएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि एकदम से लोग राजा के खिलाफ खड़े हो गए। राजा के खिलाफ खड़े होना है, खड़े होना है, खड़े होना है, बात चल रही है, सालों बीत रहे हैं, सेंचुरीज बीत गई, है ना, 100-150 साल बीत गए। अब 1750 बीतते बीतते एकदम से राजा के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं, एंड वहां पे एकदम से मार काट ये वो शुरू हो गई। 1790 के आते आते राजा को गला कट जाएगा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है कि भाई सोसाइटी में बहुत ज्यादा भूचाल है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने धीरे धीरे सोसाइटी को बहुत ही ज्यादा उल्टा पुल्टा कर दिया है। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन के चलते लोग उबल से तो रहे हैं, है ना। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा, एकदम से ज्वालामुखी फूटेगा, और एकदम से जैसे एक राजा का गला कटा, अगल बगल के सोचो ना राजाओं का की हालत भी टाइट हो जाएगी। वो भी सोचेंगे यार किसी दिन जनता हमारी ना खड़ी हो जाए यहाँ पर, और हमारा ना गला काट दे, है ना। तो हमारे खुद के लोग ही, हमारे जो सेनानी है, जो हमारे जो मिलिट्री है, यही ना हमारे खिलाफ हो जाए। तो इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे यूरोप में भूचाल मचा दिया, लोग और राजा सब में डर का माहौल है। तो अब यहाँ पर इसके कारण ना समाज में उथल पुथल है। आप और मैं हम मान लो, हम जैसे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, और वहां पर भी मान लो कोई जो होगा, कोई फ्रेंच पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्पिरेंट होगा, उसको पेपर ऊपर देके कुछ आगे बढ़ना होगा जिंदगी में, है ना, कुछ भी होगा ऐसे मान लो, एक आम साधारण नागरिक। तो
उसको लग रहा है मेरी दिनचर्या सारी खराब हो गई है, मैं तो परेशान हो गया हूँ, पिछले 3 4 5 साल से यही चली जा रहा है कि कभी सड़क पे एक, कभी उसी का जो जो कभी राजा के पीछे भाग रहे होते हैं, फिर जैकोबिन्स आए, अब जैकोबिन्स के पीछे भाग रहे हैं, फिर नेपोलियन आया, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, हो क्या रहा है, मैं पगला चुका हूँ, आई एम गोइंग मैड। तो है ना, आपका क्रेजीनेस छा चुकी है लाइफ में। तो आम इंसान इससे भी परेशान है, इस टर्मोइल से। तो इसमें कुछ कुछ लोग ऐसे निकल कर आएंगे जो बोलेंगे यार कि ना देखो न्यूटन और ये वो सब दुनिया जहान के, डार्विन, ये सब चले हुए हैं दुनिया में कुछ कुछ जो ढूंढ रहे हैं कि कानून किसके, नेचर के, कि नेचर के लॉज के बारे में जान रहे हैं, नेचर काम कैसे करता है, एवोल्यूशन कैसे हुआ, प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, ये सब चीजों के बारे में हमें पता लगता जा रहा है। समाज के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। कोई भाई समाज की भी कोई कुंडली देख के बताओ कि क्या होगा समाज का, है ना। तो समाज के बारे में कोई बताएगा हमें, तो इसकी डिमांड शुरू हुई। भाई समाज में इतनी उथल पुथल है, पगला चुके हैं लोग, कब स्टेबिलिटी आएगी, कैसे चीजें बिहेव करती हैं, लोगों को कैसे शांत किया जाए, इसके बारे में कोई पढ़ रहा है क्या, कोई कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है किसी को। तो यहां पर एक डिमांड शुरू होती है, भाई हमें सोसाइटी की एक साइंस चाहिए यार। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, तुम्हें तो इतनी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, आपने बहुत सारे जो नेचर के लॉ समझ लिए, सोसाइटी का लॉ समझ सकता है कोई। तो डिमांड शुरू होती है सोशियोलॉजी की, कि भाई सोसाइटी को भी तो समझो, इतनी टर्मोइल है बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स, 3 रेवोल्यूशंस। सोसाइटी की लॉ की डिमांड होती है, सोसाइटी की नॉलेज की डिमांड शुरू होती है कि कोई इसके बारे में बात करो। तो इसीलिए ना जो इनिशियल जो सोशियोलॉजी आएगी ना, जो इनिशियल जो सोशियोलॉजिस्ट आएंगे, वो बहुत ज्यादा फिजिकल साइंसेस से प्रभावित हैं, बहुत ज्यादा। जो हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये वो है ना, उनके उनके तौर तरीकों से प्रभावित हैं, क्योंकि उन्हीं ऐसे ही, उन्हीं के कारण तो इसकी डिमांड भी आई कि भाई उसके कानून बना दिए आपने, बायोलॉजी वगैरह के, एवोल्यूशन तक समझ लिया कि इंसान पहले बंदर था, बंदर से देखो इंसान बन गया, ये तक समझ लिया कि नहीं, समाज आपसे संभाला नहीं जा रहा है ना, समाज को आपको समझ नहीं पा रहे। तो फिजिकल साइंसेज के जो प्रिंसिपल से जो दिख रहा है सामने वही सच है, एम्पिरिसिज्म, जो मैं डेटा कलेक्ट करूंगा उसके बेसिस पे जो पैटर्न निकल कर आएगा वही सच है, पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म, एम्पिरिसिज्म, इनफैक्ट जैसे एक वर्ड होता है इंडक्टिविज्म, कि इंडक्टिविज्म मतलब कि अगर ब्रॉडर कोई चीज पैटर्न फॉलो करती है वही कानून है, वही सच है। अगर कहीं थोड़े थोड़े कहीं पे हो रही है उसको हम इग्नोर कर देंगे। कहीं जैसे थोड़े बहुत लोगों में देखा जाता है, ऐसे ऐसे वाली फीलिंग है, ज्यादा वालों में ऐसे वाली कोई जो जो भावना है, ये ज्यादा वालों की ट्रू है। तो इंडक्टिविज्म है ना, ये सब हम चीजें जानते रहेंगे। तो इमरजेंस सोशियोलॉजी की समाज में ही छुपी है, क्योंकि समाज में बहुत भूचाल मचा हुआ था बिकॉज ऑफ वेरियस रेवोल्यूशंस। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, लोग सोचना शुरू हो चुके थे कि इंडिविजुअल के हक की बात है वो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, की अर्बनाइजेशन हो रही है, लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया गांव वगैरह से, और अर्बन इलाके अच्छे नहीं है। इनफैक्ट यूपीएससी ने एक बारी जीएस में सवाल पूछा था, जीएस 1 में, वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट से पूछा था। सोशो वाले बच्चों को थोड़ा एडवांटेज मिला होगा, कि पूछा था कि जो 1850 का जो लंदन है और 2020 का जो दिल्ली है, इसमें क्या क्या समानताएं हैं। कोई आम नागरिक होगा जैसे जो सवाल को देख रहा होगा, ये क्या भाई यूपीएससी क्या पूछ रहा है, बेकार सवाल, नॉनसेंस, है ना, कि 1850 का लंदन, मैं हर चीज का जानता हूं। अरे भाई कॉन्टेक्स्ट है यार, कॉन्टेक्स्ट है। उस वक्त जो अर्बनाइजेशन जो लंदन में चल रही थी और उसके आसपास के इलाकों में चल रही थी, वो भारत में अब देखने को मिलती है। भारत में अर्बन इलाके जो हैं वो भर चुके हैं, सड़कों पे पैर रखने की जगह नहीं है, पॉल्यूशन, जो नदी नाले गंदे, बिल्कुल हवा सांस नहीं ले सकते आप। सेम था 1850 का लंदन। जनता आपस में भिड़ रही है, थोड़ी थोड़ी बात पे चिड़े हुए हैं। आपने इसे देखते हो ना, जो 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 जैसे दिल्ली वगैरह में पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा पेंट अप फ्रस्ट्रेशन रहती है। लोग हमेशा थोड़ी सी गाड़ी टकरा जाए, किसी को कुछ बोल दो, लाइट क्रॉस करके किसी के आगे आगे लोग लड़ने को एकदम ऐसे एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है बिकॉज कि पेंट अप फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। अर्बनाइजेशन हैज बिकम वेरी टॉक्सिक। 1850 के लंदन में थी, तो उससे वो आगे निकल के यहाँ पहुंचे, 2020-25 में पहुंचे, है ना। तो सेम अभी हम उससे गुजर रहे हैं, उससे गुजर रहे हैं। हमारे हवा, पानी, नदी नाले, इंसान सब अंदर से प्रदूषित हैं इस वक्त। तो टाइम लगेगा, काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे कभी कभी सही नहीं होगा। समाज में बहुत सी चीजें बदल रही हैं, है ना। मॉडर्निटी की भी हमें डेफिनेशन नजर आती है यहाँ पे, कि ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, कि ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशन। मॉडर्निटी वही है ना, कि ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशन, ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, दैट इज मॉडर्निटी। तो उससे ब्रेक लिया
तो उसकी ब्रेक लेने से हुआ क्या कि एकदम से समाज में भूचाल नजर आता है। एंड वो ब्रेक फ्रॉम द पास्ट क्यों ले रहे हैं, टर्मोइल जो यहाँ पे लिख रहे हैं क्यों आ रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे विचारक आ रहे हैं समाज में, इंटेलेक्चुअल आ रहे हैं लोग, है ना, जो फिलोसॉफिकली इतनी ज़्यादा डीप बातें कर रहे हैं, और लोगों को लग रहा है कि हाँ हम राजा की बातें क्यों मान रहे हैं, हमें तो अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है इंग्लैंड में, जिसके चलते इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते लोग अमीर भी हो रहे हैं, है ना, लेकिन अर्बनाइजेशन हो रही है, क्योंकि शहरों में जहाँ पे बनती हैं फैक्ट्रियाँ, वहाँ पर जाके लोग काम करना शुरू करते हैं, तो अच्छी जिंदगी नहीं है, वहां पर पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन जिंदगी खराब कर रहा है, वहां पे पॉवर्टी है ना, इससे जुड़े हुए दर्द नहीं है वाले। और इनफैक्ट औरतों को बोला जाता है काम करो, बच्चे बेचारे बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के काम करने जा रहे हैं, तो ना इसलिए समाज में ये सब दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सब 1750 के आसपास हो रहा है ये, क्योंकि ना हो तो पहले से रहा है, लेकिन एकदम से स्पीड बढ़ गई इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन माहौल बना रहा है कि समाज में ना बहुत ही, यूरोप में और इंग्लैंड में बहुत ही बुरा माहौल है कि आपका रहना बड़ा मुश्किल है। एंड जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि लोग भड़क गए, एकदम से ज्वालामुखी फूट गया, जो समाज में उथल पुथल थी उसका ज्वालामुखी फूट गया, और लोग राजा के खिलाफ जाकर खड़े हो गए, राजा को मार गिराया, और समाज में फिर जो जिन्होंने राजा को मार गिराया लोगों ने उनको मार गिराया, है ना, यही चली जा रहा है। तो इसलिए स्टेबिलिटी की कोई बात नहीं हो रही, कहीं समझ नहीं आ रहा। तो अब वहां पे लोग कहते हैं, डिमांड करते हैं, भाई एक ऐसी कोई साइंस निकालो यार, ऐसे कोई 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 थ्योरीज बनाओ जो कि समाज को समझ पाए, जो कि समाज में कब स्टेबिलिटी आएगी इसकी बात कर पाए। तो इसीलिए ना आपको ये बात समझ आएगी यहाँ पर कि ना बहुत ही ज्यादा एक ये बात ना 1996 में लिखी गई, 1996 में एक हम किताब पढ़ते हैं, जॉर्ज रिट्जर मतलब बहुत बच्चे फॉलो करते हैं, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन अभी नहीं, नॉट राइट नाउ। रिट्जर में बात लिखी कि ना एक बंदा है, उसका नाम है इरविंग जिटलिन, है ना, एक कोई जो प्रोफेसर ही लगा लो, इरविंग जिटलिन, 1996 में उन्होंने बात लिखी, जबरदस्त बात लिखी। इमेजिन करो कि 1750 टाइप की बात उन्होंने 1996 में लिखी, 200-250 साल बाद। वो कह रहे हैं कि ना असली जो जन्म सोशियोलॉजी का हुआ वो इस भूचाल के चलते तो हुआ, लेकिन इस भूचाल से बढ़कर एक चीज थी, वो क्या था कि स्टेबिलिटी की डिमांड। भाई सोसाइटी में स्टेबिलिटी कब आएगी, ये सब चीजें ना सोसाइटी को एकदम से जो ऊपर नीचे किया हुआ है, सोसाइटी को बहुत क्रेजी किया हुआ है। लेकिन स्टेबिलिटी की डिमांड थी, उसके कारण सोशो की डिमांड आई, नॉट बिकॉज ऑफ उथल पुथल के कारण जो लोगों को लगा ना स्टेबल कब होगा समाज यार, वो बताओ। तो स्टेबल कब होगा समाज, उसी के बारे में सोचते हुए ही सोशियोलॉजिस्ट सामने आए, हमारे सोशियोलॉजिस्ट का जन्म हुआ। कि कुछ हम पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, है ना, वो कहते हैं भाई हाँ भाई ठीक है भाई, जो ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसमें बायोलॉजी और इन सब चीज़ों में, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी में काम करते जा रहे हैं, समाज की भी हम कुछ थ्योरी निकालते हैं। रुको, तो इनिशियल जो सोशियोलॉजिस्ट हैं नाम भी पता क्या देते हैं, वो नाम लिखते हैं ऐसे वाला कि सोशल फिजिक्स। मैं काम कहते सर किस पे आप काम कर रहे हो, सर मैं सोशल फिजिक्स पे काम कर रहा हूँ। सर ये क्या होता है कि हम ना समाज की फिजिक्स समझ रहे हैं कि समाज की फिजिक्स है क्या। इनिशियल नाम भी ऐसे हैं, सोशियोलॉजी नाम तो बहुत लेटर आया है, सोशल फिजिक्स नाम रखा गया, और कि कैसे समाज की फिजिक्स कैसे काम करती है। देख रहे हो कि ना कि क्योंकि साइंस का प्रभाव तो है ही है ना हमारे हमारे जो बोलने चालने पर। उस वक्त सोशियोलॉजी तो ग्रेजुअली नाम डेवलप हुआ, तो है ना, इसीलिए आप समझ रहे हो। और धीरे धीरे तो इवन टुडे वी आर नॉट स्टेबल, एग्जैक्टली। और हम पढ़ते जाते हैं कैसे और स्टेबिलिटी आएगी, कैसे और स्टेबिलिटी आएगी, रिसर्च होती चली जाती है। तो इसलिए आपको नहीं भावना अगर पता लगे ना कि भाई वो जो तूफान मचा हुआ था, उस तूफान से लोगों को था भाई थोड़ा सा स्टेबिलिटी दे दो यार। कि हम जो पहले सुना करते थे ऐसे 200, 250, 300 साल पहले कि राजा के राज में बहुत ही स्टेबिलिटी थी, ठीक है टैक्सेस थे, लोग परेशान थे, राजा कभी कभी जंग पे सबको ले जाता है, लड़ते थे लोग, लेकिन स्टेबिलिटी थी। ऐसे नहीं है कि हर वक्त सड़कों पर लोग नारेबाजी करते हुए हाय हाय करते हुए जा रहे हैं, कुछ नहीं पता कि कब कौन सी तोड़फोड़ कहां पे हो जाए, है ना। अनस्टेबल हो गया माहौल बहुत। और ये अर्बनाइजेशन ने जो भूचाल क्रिएट किया है, इसके चलते तो इतनी गंदगी मची है, हमारी सारी नदियां गंदी हो चुकी हैं, हवा इतनी प्रदूषित है, हो क्या रहा है ये, है ना। तो इसीलिए ना इससे हमें छुट्टी चाहिए। तो इससे छुट्टी चाहिए के चक्कर में जो लोगों ने अप्रोच किया है ऐसे लोगों को जो कि समाज को पढ़ें, समाज को जाने, सोशियोलॉजी का जन्म होता है। और
इनफैक्ट जो 1800 के आसपास आते आते थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू होता है जो माहौल किसका, सोशोलॉजी का, कि लोग पढ़ रहे हैं हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे जब तूफान आता है तो उसके बाद ये शांति आती है, तो लिखना शुरू करते हैं। 1838 में जाके 1838 में इमेजिन, इतने तूफान की बीतने के 100 साल बाद जाके थोड़ा ठीक सा लिटरेचर निकलेगा, थोड़ा ठीक सा बॉडी ऑफ नॉलेज एक्सपैंड होगी, कि वो उसको कोई एक बंदा आके बोलेगा ये सोशोलॉजी है, ये समाज की लॉजी, मतलब समाज की थियोरी है, दिस इज थियोरी ऑफ समाज, सोसाइटी, सोशोलॉजी नाम रखा जाएगा पहली बार। जो क्योंकि बात देखो, अदरवाइज आप बोलोगे सर समाज के बारे में क्या पहले कभी किसी ने लिखा नहीं? कब से लिखा हुआ है? रामचरितमानस, महाभारत, और उसके पहले प्लेटो, है ना, अनगिनत जो डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं सब समाज पे तो हैं, और किस पर है? समाज पे ही तो हैं, लेकिन समाज की थियोरी नहीं है, समाज कैसे चलता है, समाज में आगे क्या होगा, प्रिडिक्शंस, ये वो नहीं है ना। तो समाज की जो एक ऑर्गेनाइज्ड जो थियोरी है वो सोशोलॉजी है, कि समाज चलता कैसे है, लोग आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, किस तरह से लोग भड़क जाते हैं, किस तरह से लोगों को शांत किया जाए, है ना, मल्टीपल चीजें। तो सोशोलॉजी इसके बारे में बात करती है ऑर्गेनाइज तरीके से। और ऐसा नहीं है कि किसी ने जो परम सत्य की प्राप्ति कर ली हो कि ऐसा करोगे पक्का होगा। फिजिकल साइंसेज में यही होता है कि आप अगर 2 एसिड और एक लेट से बेस डाला तो ये रिएक्शन होगा, इसमें ये सॉल्ट बनेगा, है ना, वो पक्का है, वो होगा। समाज में ही होगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमेशा समाज में आपको अनगिनत तरह के विचार मिलते हैं कि वो कह रहा है ऐसे कर लो तो ठीक हो जाएगा, दूसरा कहता है ऐसे करो तो ठीक हो जाएगा, कहेगा आपने को कैसे पता सर, ऐसे कर, कहेगा मैंने रिसर्च की थी, वहां पर ऐसा हो गया था, ठीक हो गया था, कहता मैंने भी रिसर्च की है। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज रहते हैं कि जो 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 विचार कर रहे हैं, जो थ्योरी बना रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो सोशोलॉजी के जो सोशोलॉजिस्ट हैं, उनमें भी सहमति नहीं होती बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि कौन सा तरीका इज द राइट तरीका समाज को देखने का। इसलिए सोशोलॉजी की नॉलेज एक्सपैंड होती चली जाती है, और कोई राइट हमको ऐसा नहीं पता होता दिस इज द फाइनल आंसर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब इसीलिए इसको बोलते हैं स्कोप का बढ़ना। स्कोप का बढ़ना मतलब कि कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन सी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो सोशो में। जैसे बहुत शुरू में तो बिल्कुल थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है सोशोलॉजी में, तो बात करता है, जो कि सोशोलॉजिस्ट भी कम हुआ करते हैं, उसके फॉलो भी बहुत कम लोग कर रहे हैं, है ना, तो बहुत थोड़ी सी बात ही होगी। और कि जैसे अर्बन समाज की बात होगी, अर्बन समाज में भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की, पॉल्यूशन को लेके लोग परेशान हैं, पॉवर्टी को लेके परेशान है, उसकी बात होती थी। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिलीजन की बात शुरू हो गई, धीरे धीरे परिवार जुड़ गया, धीरे धीरे करते करते राजा की पावर को कैसे करें, उसका इम्पैक्ट क्या होता है समाज पे, करते 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 सोशोलॉजी बहुत एक्सपैंड हो गई है। अभी तो सोशल मीडिया, ये वो एटसेट्रा सब सोशोलॉजी में स्टडी होता है, और सोशोलॉजी टेक्नोलॉजी को स्टडी करती है, सोशोलॉजी इकोनॉमिक्स को स्टडी करती है, सोशोलॉजी हिस्ट्री को स्टडी करती है। और इसीलिए ना कंपेयर होना शुरू हो गया कि सोशोलॉजी हर एक फील्ड में घुस गई, हर एक फील्ड में घुस गई। बहुत ही यंग एक डिसिप्लिन है, बहुत ही यंग सब्जेक्ट है, बॉडी ऑफ नॉलेज है ना। अभी 200 टाइप साल ही हुए हैं, 250 साल हुए हैं जो सोशोलॉजी को हमने ठीक तरह से पढ़ना शुरू किया, लेकिन हर फील्ड में घुस चुकी है सोशोलॉजी। और समाज, क्योंकि देखो जी तो हम समाज में रहे, जंगल में तो जी नहीं रहे, तो समाज में जी रहे हैं, समाज के बारे में तो पढ़ते जाओगे तो वो एक्सपैंड करता रहेगा, नई नई रोज नित नई प्रॉब्लम्स हैं, नित नई तरह के विचार आ रहे हैं, सोशोलॉजी को एक्सपैंड करते रहते हैं। स्कोप, उसको बोलते हैं स्कोप, कि क्या क्या पढ़ सकते हैं उसमें। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे सर इसमें क्या केमिकल रिएक्शन पढ़ सकते हैं, नो नो, वो सोशोलॉजी के स्कोप के बियॉन्ड है, वो केमिस्ट्री पढ़ती है ना। तो बाउंड्रीज तो हैं कुछ ना कुछ, लेकिन एक्सपैंड हो रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं, होती जाती हैं। क्राइम के बारे में ये सर पढ़ सकते हैं, सर जो टीवी शो आया है कोई नया, उसको वो सर पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट हो सकता है टीवी शो लिखने वाला कोई सोशोलॉजिस्ट ही हो, है ना, उसने जो समाज को समझा था। तो इसीलिए सोशोलॉजी एक्सपैंड होती है। जैसे ना, इसलिए हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे, आप ना बेसिक से मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे दूंगा, और धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा वो, है ना, कि जैसे अगर हम सोशोलॉजी को लेट्स से हिस्ट्री से कंपेयर करते हैं, एक बेसिक सी बात है, और कई बातें बहुत ही फैंसी होती है, मजा आता पढ़ के, है ना। तो जैसे सोशोलॉजी और हिस्ट्री में अगर आप फर्क देखो, फर्क क्या है सोशोलॉजी और हिस्ट्री में, तो डज इट मीन सोशोलॉजी विल बी हेल्पफुल इन आवर जीएस? एब्सोल्युटली। सोशोलॉजी का मतलब मेरे को लगता है सबसे प्राइम पॉइंट ही वही है कि बहुत एक्सेसिवली जीएस पे ओवरलैप करती है। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता ना कि जो जीएस पे ओवरलैप करती है आप एकदम से बादशाह बन जाओगे। जो रैंक तो उनका भी आता है जिनकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, कोई ओवरलैप नहीं सोशो के साथ, जो जीएस के साथ, तब भी रैंक निकालती है ना। तो इसलिए ओवरलैप की हमें खुशी नहीं मनानी, लेकिन हाँ फायदा होगा। खुशी नहीं मनानी कि अब मेरे को पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, या सोशल इश्यूज की हेल्प मिलती है, आपकी आंसर राइटिंग बेटर हो जाती है, ओनली एंड ओनली तब जब आप उस पर एफर्ट करते हो एक्स्ट्रा। बाकी लोग भी कर रहे हैं,
जैसे ना जिसको ना जब पता होता है ना मेरे में अंदर ये कमी है, वो उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट करता है। जैसे अगर मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, मेरे पास मैथ्स ऑप्शनल है, तो मुझे पता है मेरे को जीएस में कोई हेल्प नहीं मिलेगी, मैं जीएस पे एक्स्ट्रा जान लगा देता हूँ, तो और इसलिए लोग एक्सेल कर पाते हैं। इसलिए अगर सोशल वाले ना इस पर रिलैक्स नहीं हो सकते कि नहीं नहीं मेरा तो कवर है, ऊपर ऊपर से मैं बेटर कर लूंगा, बाकियों से नहीं भाई, नहीं, पीछे रह जाएंगे हम। तो इसीलिए इससे हम खुशी नहीं मना सकते कि हाँ, लेकिन डेफिनेटली अगर हमें थोड़ी सी हेड स्टार्ट मतलब कि थोड़ा सा शायद रेस में हम थोड़ा आगे शुरू हुए, वो अपनी लीड मेंटेन करने के लिए जान तो हमारी भी लगेगी, है ना, लीड मेंटेन करनी, क्योंकि पीछे अगल बगल में भाग तो सब बहुत तेज रहे हैं, ठीक है। तो बस ये वाली चीज़ है। तो मोर विल हेल्प अस टू सर्व बेटर टू पीपल, यस, लेटर ऑन, है ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ओके, तो मैं आपको क्या समझा रहा था यहाँ पे, हाँ, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी कंपैरिजन में। तो ना एक बात का ध्यान रखना कि जैसे हिस्ट्री है वो स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में ज़्यादा बात करती है, और रादर जो आप देखते हो ना, अच्छा कितने राजा हुए सर, राजा तो बहुत सारे हुए, मुगल में इतने हुए, उसके पहले वो थे, है ना। तो हिस्ट्री एक स्पेसिफिक इवेंट के स्पेसिफिक डिटेल में घुस जाएगी। हिस्ट्री ये करती है ना कि कब किससे लड़ाई हुई, कौन जीता कौन हारा, हल्दी घाटी में क्या हुआ, है ना, ये जानते हैं। हिस्ट्री स्पेसिफिक इवेंट पे बात करती है, सोशियोलॉजी स्पेसिफिक से जेनेरिक होने की कोशिश करती है कि राजा करते तो बिहेव ऐसे ही हैं, राजा के अंदर प्रजा होगी तो ऐसे ही होगी, ये वाला वक्त आया इसके बाद प्रजा ने ऐसा करना शुरू कर दिया। हिस्ट्री स्पेसिफिक चीजों पे जाती है, सोशियोलॉजी जेनेरिक चीजों पे रहती है, ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखती है, सिमिलैरिटीज ढूंढती है कि क्या क्या सिमिलैरिटीज है। सोशियोलॉजी का ये एक आपको दिखेगा कि एक फोकस है कि सिमिलैरिटीज ढूंढती है अमंगस्ट वेरियस डाइवर्स टॉपिक्स, जबकि हिस्ट्री क्या होती है हिस्ट्री डाइवर्सिटी ढूंढती है इन इवन वेरी सिमिलर सब्जेक्ट्स, वेरी सिमिलर टॉपिक्स। तो इसलिए बेसिक बेसिक बातें समझते जाओगे ना, आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हम कंपेयर करते हैं सोशल साइंसेज से, 5-6 पे कर लेने चाहिए। हिस्ट्री पे, इकोनॉमी से कंपैरिजन सोशो का, सोशोलॉजी, क्योंकि ना आपको लगेगा इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी कहाँ मेल खाता है, बहुत ज़्यादा मेल खाता है। आपको जो भी इकोनॉमी ये वो पढ़ रहे हो, आप समाज के बारे में पढ़ रहे हो ना, समाज में चीज़ें बिकेंगी, समाज में चीज़ें बनेंगी, समाज में चीज़ें ही खरीदी जाएंगी, कंज्यूम होंगी, समाज के हिसाब से ही बनेंगी, समाज के हिसाब से कंज्यूम होंगे। तो इसलिए इकोनॉमी और समाज तो बहुत क्लोजली इंटरलिंक्ड है, जस्ट दैट कि इकोनॉमिक्स में मैथ का यूज़ ज़्यादा होता है ना, अगर आप देखो तो। अदरवाइज सोशो में मैथ का यूज़ इतना नहीं है बस, है ना, लेकिन अदरवाइज दोनों ही समाज को सर्व करते हैं। साइकोलॉजी इंडिविजुअल लेवल पे सोच रही है, सोशियोलॉजी थोड़ा सा ब्रॉडर पे सोच रही है, सोसाइटी लेवल पे। देन पॉलिटिकल साइंस, लेकिन सबसे ज्यादा जो सोशो का जो ओवरलैप है वो है एंथ्रोपोलॉजी के साथ। एंथ्रोपोलॉजी पहले आपको पता है, जैसे शायद मैं आपको बता देता हूँ कि तो देयर वाज अ ब्यूटीफुल लाइन आई रेड यस्टरडे, सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस एंड हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस। बहुत ही बढ़िया, ये सोशो और रादर सॉरी ये एक पीवाईक्यू भी है, ये यूपीएससी ये लाइन पूछ चुका है, एक्सप्लेन कर दो ये लाइन, तो हम जो पढ़ते हैं वही हम वहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बता रहा था, हाँ, कि जैसे ना आपको पता है 2012 और उससे पहले तक आपको 2 ऑप्शनल्स चूज करने होते थे एग्जाम में, 2 ऑप्शनल्स। तो कुछ कुछ ऑप्शनल्स के कॉम्बिनेशंस वर नॉट अलाउड। वाई वर दे नॉट अलाउड? जस्ट बिकॉज सिमिलर, सिंपल सा कारण है क्योंकि उसमें ओवरलैप बहुत ज़्यादा था। जैसे पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन आप नहीं ले सकते क्योंकि सिलेबस ओवरलैप बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल के कॉम्बिनेशन वॉज नॉट अलाउड क्योंकि सिलेबस ओवरलैप बहुत ज़्यादा है। और इनफैक्ट जो इनिशियल जो सोशियोलॉजिस्ट हुए वो सब एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट से थोड़ा सा प्रीवियस प्रिमिटिव सोसाइटीज को समझते हुए आते हैं कि इंसान आया कहाँ से, समाज बना कैसे। सोशियोलॉजिस्ट ना उससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है, सोशियोलॉजिस्ट देख रहा है कि आज क्या चल रहा है, यार वो बताओ कि आज की सोसाइटीज की बात करते हैं, अर्बन इलाकों में क्या चल रहा है, गाँव में देख लेते हैं जाके गाँव की सोसाइटी में क्या चल रहा है, आज की सोसाइटी में बात करता है सोशियोलॉजिस्ट। जो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ना थोड़ा सा जाएगा पहले, पास्ट में जाएगा, वो रिसर्च करते हुए ट्राइबल इलाकों पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि शायद यहाँ से ही एक्सपैंड होते 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 हमें शहरों की तरफ या फिर जो बड़े बड़े जो हमें दिखते हैं कि जो देश बन गए वो वहीं से निकले होंगे। तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजी का जो बहुत फोकस है वो पास्ट पे है, सोशियोलॉजी का बहुत फोकस प्रेजेंट पे है। लेकिन सिलेबस ओवरलैप बहुत हाई है। सोशियोलॉजी बेबी है एंथ्रोपोलॉजी का, एंथ्रोपोलॉजी ब्रॉडर है, बहुत ही ब्रॉड है, पास्ट में भी जाता है, लेकिन सोशो सिर्फ प्रेजेंट पे रहता है।
अब फ्यूचर में सोचो कि हमेशा ही एक आंख फ्यूचर पर है, क्योंकि जन्म भी वहीं से हुआ ना सोचो का, कि बताओ भाई इतना राजा ने तबाही मचाई हुई है, कैसे ठीक होगा, है ना। तो सोशियोलॉजी का आंख फ्यूचर पे ही है, प्रेजेंट के हिसाब से फ्यूचर की बात करते हैं। तो एंड इसीलिए ना आप एक टॉपिक है बहुत ही प्यारा, कॉमन सेंस। अभी तक आम श्योर कि इस लेक्चर में लगाने से 1 सेकंड पहले तक आपको लगता होगा कॉमन सेंस बहुत रेयर चीज़ है। कॉमन सेंस रेयर चीज़ है भाई, कॉमन सेंस नहीं होती लोगों में, ऐसे बात करते हैं, स्कूलों में भी बहुत बोलते हैं टीचर की कॉमन सेंस लगाओ ये वो, जबकि जबकि इनफैक्ट कॉमन सेंस के खिलाफ एक जंग है सोशियोलॉजी की, कॉमन सेंस के खिलाफ, क्योंकि कॉमन सेंस होती है ना वो बायसेस से भरी होती है। कॉमन सेंस में बहुत ज्यादा बायसेस हैं, जजमेंटल है, कि कॉमन सेंस का पार्ट होता है कि इस कास्ट के लोग तो ऐसे होते हैं, कॉमन सेंस का पार्ट होता है कि अमेरिकन ऐसे बिहेव करते हैं, चाइनीज ऐसे। कॉमन सेंस का पार्ट होता है कि अगर बादल आ गए हैं तो बारिश होने के चांस बढ़ गई है, कोई गारंटी तो नहीं होती ना। तो इसीलिए कॉमन सेंस ना बहुत बायसेस से, कॉमन सेंस गलत होगी ये नहीं मैं कह रहा आपको, बादल आए बारिश हो सकती है ना, कॉमन सेंस गलत होगी ये नहीं होता, लेकिन कॉमन सेंस में बायसेस हैं, जजमेंट्स हैं बहुत सारी, जो कि थिंकिंग को एंड सोचने की शक्ति को, रैशनैलिटी को, लॉजिक को डिफाई करती है, उसके बियॉन्ड होती है। कि बार बार देखा गया है कि ओह अगर ये गाड़ी बहुत ही अलग जो बेकार तरह से चला रहे, पक्का कोई लड़की होगी, ये कॉमनली सुना जाता है। अच्छा वो जो स्कूटी की टक्कर मार दी, पक्का ही लड़की होगी, है ना, ऐसे ऐसे बायसेस सुनेंगे आपको, ये कॉमन सेंस है। सोशियोलॉजी इसको या तो समझना चाहती है कि भाई ऐसा हुआ क्यों, या फिर इसके खिलाफ जंग चलाती है कि भाई आप जो, अगर आपने कास्ट सिस्टम में किसी एक लोअर कास्ट को हमेशा हमेशा के लिए ही मान लिया कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, इनको तो इवन कि हम अपने सोसाइटी से बाहर रखेंगे, अछूत बोल दिया गया, वो कॉमन सेंस है, उसके खिलाफ जंग लड़ती है सोशियोलॉजी हर रोज। इनफैक्ट आप ये जानोगे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे कास्ट का, कि थियोरीज क्या थी, कि कास्ट आया क्यों होगा, और क्या कास्ट सिर्फ भारत में यूनिक है, और जगह पे भी देखा जाता है। अदरवाइज जो वर्ड है कास्ट, जो ये वर्ड है कास्ट, इट्स अ पोर्चुगीज वर्ड, पता है आपको। वेरी ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ नॉलेज। इसलिए ना सोशियोलॉजी जो हर जो लॉजी होती है, ये फिलॉसफी होती है, एक विचारधारा होती है, एक नॉलेज होती है, फिलोसॉफिकली ऑर्गेनाइज्ड। तो इसीलिए जो मैं तो चाहूंगा कि ना कि हम सोशियोलॉजी को थोड़ा नीरस तरीके से ना पढ़ें, थोड़ा सा मजेदार तरीके से पढ़ें, एंड धीरे धीरे चीजें याद होती हैं, क्योंकि बच्चों का ना एम्फेसिस बहुत ज्यादा रहता है कि याद हो जाए, बस एक क्लास में गया मैं और वापस आया, दोबारा मुझे कभी देखना ना पड़े। ऐसा नहीं मानना, ऐसा नहीं मानना। इसलिए ही मैं आपको बोल के चलता हूँ कि डे 1 पे मैंने आपको बोला था, और हमने जितने भी लेक्चर बनाते हैं सब में बोलते हैं कि 2400 आवर्स लगाने पड़ते हैं, उसमें बहुत सारे आपके आवर जाएंगे रिपीट करने में, उसके बहुत सारे आवर्स आएंगे रिपीट करने में। तो इसीलिए वो अगर जैसे ही अपने दिमाग को लिबरेट करोगे ना, आप मुझे इसमें कुछ याद नहीं करना है, मुझे बस कहानी सुननी है, मजा आया नहीं आया बस उस पर फोकस करना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करोगे, आपको पक्का चीजें याद हो जाती हैं, 80% तक याद हो जाती हैं। बस मैं ये चाहता हूँ बताना, जस्ट वॉन्टेड टू स्टे इंटरेस्टिंग, क्योंकि जैसे जैसे ना मैं स्पेसिफिक्स पे जाऊंगा ना, तो इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको लगेगा यार ये क्या हो गया, कहाँ फंस गया मैं, है ना। अभी तो हम ऊपर से जान रहे हैं, लेकिन ऊपर से जानना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाती हैं। तो अब जैसे ना वो कह रहे हैं कॉमन सेंस बिल्ड्स अपॉन नेचुरल साइंसेस, ये बात शायद जो सही भी है गलत भी है, क्योंकि ना ग्रेजुअली ना, जो जैसे आप एक बात समझो कि जो पृथ्वी सूरज के चक्कर काट रही है, ये कॉमन सेंस नहीं थी, ये धीरे धीरे साइंस ने काम किया, अनगिनत लोग चौराहे पे जलाए गए, उसके बाद कॉमन सेंस का पार्ट बनाइए कि धरती सूरज के चक्कर काट रही है। कभी ये कॉमन सेंस में नहीं था, ये हुआ है, ये साइंस ने बलिदान दिया बहुत सारा, साइंटिस्ट ने, रादर साइंस तो क्या बलिदान, साइंटिस्ट का बलिदान किया बेचारे का, है ना। तो इसीलिए जो आज से आपको पता है, एक सिंपल सी बात बताऊं मुझे, चलो लेट्स जस्ट क्विकली, 1 मिनट, ठीक है, सभी एक्टिव हैं बिल्कुल, विद इन 30 सेकेंड्स
अगर आ रहा है तो यस, नहीं जो भी मतलब आपको मैं पूछूंगा सवाल उसका आंसर, नहीं आ रहा तो बोल देना नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया, ठीक है। तो आप, मैं ये सवाल बहुत बार पूछ चुका हूं, हो सकता है कि कभी कोई आपने लेक्चर कभी देखा हो, उसमें देखा हो। ओके, सिंपल सा सवाल है कि डिवोर्स का हिंदी मीनिंग, हिंदी शब्द क्या है? डिवोर्स का हिंदी शब्द क्या है? अगर पता है तो हिंदी में जो मतलब लिख के बताओ यहां पर, नहीं पता तो नो आइडिया लिखो। नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया। डिवोर्स का हिंदी, हिंदी शब्द नहीं पता? तलाक, तलाक इज उर्दू, तलाक इज उर्दू है ना? नो आइडिया, हिंदी शब्द नहीं है कोई। देयर इज नो हिंदी वर्ड फॉर डिवोर्स। और डिवोर्स पता है आपको क्या होता है? कि शादी के एनलमेंट को, कि आज से ये पति पत्नी नहीं है लीगली, है ना? हो सकता है कि जब लोग डिवोर्स लेते हैं तो पति पत्नी की भावना नहीं आ रही होती, किसी से रिलेशन नहीं महसूस हो रहा होता, है ना? तो ही तो लोग जो अलग अलग होते हैं कि अलग अलग हो जाते हैं भाई। कानूनन अलग अलग होने को डिवोर्स कहते हैं। आपको पता है हिंदू समाज में, भारतीय समाज में कोई ऐसा कोई आइडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था कि शादी के बाद आप अलग अलग हो सकते हो। ये आइडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, कॉमन सेंस का पार्ट ही नहीं था कि अलग अलग होना विचार में नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ है ही नहीं। धीरे 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 जो ये हम देखते हैं, जो अभी मॉडर्न जो लॉ है वो पॉसिबिलिटी देता है। इस्लामिक लॉ में तो बहुत पहले से थी, है ना? तो इसीलिए डिवोर्स कॉमन सेंस का पार्ट बन गया। अभी अभी से कुछ 100 बरस पहले किसी को पता ही नहीं था ये थॉट एग्जिस्ट करता है। इमेजिन तो करो कि कॉमन सेंस इसीलिए धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, और जो हम बार 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 बात करते हैं वो दिख जाता है। और लेकिन उसमें जजमेंट्स, बायसेस, प्रेजुडिसेस सब बीच में घुसे होते हैं। इसलिए सोशियोलॉजिस्ट को देखते हैं हम, ये ठीक लग रहा है, ये नहीं ठीक लग रहा। एंड इसीलिए हर एक सोशियोलॉजिस्ट कॉमन सेंस को अलग अलग तरह से देखेगा। कोई कहेगा बहुत बढ़िया बात कर रहा है, कोई कहेगा बिल्कुल बेकार बात कर रहा है। गेटिंग इट? कि इसीलिए जो कॉमन सेंस है ना, रॉ मटेरियल है सोशियोलॉजी का। कॉमन सेंस रॉ मटेरियल है सोशियोलॉजी का। कोई उसको अप्रूव करेगा, कोई डिसअप्रूव कर देगा, कोई पूरी किताब छाप देगा कि क्या बेकार कॉमन सेंस है। पहले लोग कह रहे थे कि राजा भगवान का स्वरूप, राजा जो कह रहा है सब कुछ सही। तो धीरे 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 कॉमन सेंस बदली, लोगों ने आके आइडियाज दिए, विचार दिए, भाई क्या बात कर रहे हो यार, राजा सब कुछ सही थोड़ी ना कहता है। धीरे 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 कॉमन सेंस बदली, कॉमन सेंस बदली, राजा को खिलाफ लोग खड़े भी हो गए, हथियार उठा लिए, गला काट दिया राजा का, है ना? तो इसीलिए कॉमन सेंस डेवलप होती है, चेंज होती है ना? सही है गलत है, इस पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, इस पे जानना पड़ेगा। ये वाली कॉमन सेंस सही है कि ये सही है, कोई बोलेगा सही, कोई बोलेगा गलत। इसलिए सोशियोलॉजी में कोई फाइनल आंसर नहीं होता। देयर इज नो फाइनल वर्ड। राइट अंडरस्टैंडिंग नाम कोई चीज ही नहीं है। जो आपके लिए हो सकता है राइट हो, किसी के लिए बिल्कुल रॉन्ग है वो। बस इसी बात को हमने समझते हुए आगे सोशियोलॉजी पढ़ते जानी। ओके।